ये क्वेश्चन आपका है अप्रैल 2021 बीएससी मैगजीन का। इस बार थोड़ा क्वेश्चन बताने में लेट हो गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा था। चलिए क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्या है ना, पीटी का सेट है ये, पीओ वाला। 4 year hence the sum of the ages of A and B will be 14 years more than the sum of the present sorry present age of B and C. If 4 years ago the sum of the ages of A and C was 30 years, then find the present age of A. क्वेश्चन में देखिए, 4 years hence, 4 साल के बाद, द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी विल बी, तो ए और बी का प्रेजेंट एज जितना होगा उसमें बोला 4 साल के बाद, तो ए का भी 4 साल बढ़ेगा, बी का भी 4 साल बढ़ेगा, कुल मिला के 8 साल बढ़ना होगा। विल बी क्या है तो बराबर है 14 years मोर देन, 14 साल जोड़ेंगे, मोर देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, बी और सी का प्रेजेंट एज में 14 साल जोड़ेंगे तो वह एज ए और बी का 4 साल के बाद का बन के आएगा। मतलब ए प्लस बी में 4 4 साल जोड़ेंगे, मतलब 8 साल जोड़ना होगा, तो बी और सी के एज से 14 साल ज्यादा के बराबर हो जाएगा। इसको लिख क्या सकते हैं, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 है, ये हो जाएगा 6। इसका मतलब a माइनस सी का वैल्यू 6, इसको बोल देंगे पहला इक्वेशन। आगे देखिए, इफ 4 years एगो, 4 साल पहले, द सम ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड सी वाज 30 years, तो 4 साल पहले ए और सी के एज का जोड़ 30 साल था, मतलब ऑल्सो ए प्लस सी का एज बोलिएगा तो 30 साल कब, 4 साल पहले, मतलब प्रेजेंट एज में लाएंगे तो 4 साल ए का बढ़ेगा, 4 साल बी का बढ़ेगा, मतलब 8 जोड़ना होगा आपको। 4 साल पहले ए और सी के आयु का जोड़ 30 साल, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज में क्या करना होगा, ए का भी एज 4 साल बढ़ेगा, सी का भी एज 4 साल बढ़ेगा। तो आपके पास इक्वेशन बन के आया कि ए प्लस सी का वैल्यू 38 प्रेजेंट के हिसाब से, और ए माइनस सी का वैल्यू 6। और जब दो संख्याओं का जोड़ दिया रहेगा, दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो आपसे कहा गया था कि ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, तो 38 में 6 जोड़िएगा तो 44 का आधा लिखिएगा तो 22 साल बोलिएगा। और बी सी है ना, सी का मान निकालने के लिए 38 में 6 घटाइएगा तो 32 का आधा करिएगा तो 16 साल बोलिएगा। जिसका पूछे उसका आंसर लगाइए। तो ए का पूछा था, लिखिए 22 साल आंसर। यहाँ पर नोट में लिख देते हैं, पिछले बार भी कभी लिखे थे नोट में कि इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर गिवन, यदि दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दिया हो, देन ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो सम प्लस डिफरेंस बाई 2 एंड स्मॉलर नंबर बराबर लिखेंगे सम माइनस डिफरेंस बाई 2। सम प्लस डिफरेंस बाई 2, सम माइनस डिफरेंस बाई 2, मतलब एक बार 38 में 6 जोड़कर दूसरे भाग कर दीजिएगा तो यही 44/2 बराबर 22 कहलाएगा। एक बार घटा देंगे तो 38 घटाओ 6 करेंगे बट्टा 2, मतलब यही हो जाएगा 32/2 बराबर 16 बोल दीजिएगा, यही चीज था दिया हुआ। यही आपका 66 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 67 number question. A person purchases 2 articles at the same price, and on selling the first articles he makes a profit of 10%. The selling price of the second article is rupees 64 more than the selling price of the first article.
Find the cost price of one article if his overall profit percent is 12%. एक बार क्वेश्चन डिटेल समझ लीजिए। ए पर्सन परचेजेज टू आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, मतलब दो वस्तु सेम प्राइस में खरीदता है। इसका मतलब आप बोलना ये चाहते हैं कि सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल बराबर सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। अगर हम बोल देते हैं कि ये x रुपया इसका दाम होता, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या बोलना चाह रहे थे, क्वेश्चन से बोल रहे थे कि एंड ऑन सेलिंग द फर्स्ट आर्टिकल्स ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब पहला में एक्स में खरीद के लाए थे, 10% का प्रॉफिट, 110/100 बोलिएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 64 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। अच्छा, तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल को आप लिख दिए इतना, मतलब 11/10x, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल तो लिखना होगा 11/10x। पहला आर्टिकल से बोला 64 रुपया ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इफ हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज 12%। तो अब तो इसका मतलब क्या हो गया ना कि ऑल्सो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल 12% का प्रॉफिट, टोटल सीपी कितना, x और x मिला के 2x, तो टोटल सीपी हमारा है 2x, इसका बोले हैं 12% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 112/100। ये किसके बराबर, तो ये बोलिएगा पहला एसपी हमारा है 11/10x और दूसरा एसपी है 11/10x प्लस 64। बस इसी को इक्वेट करिएगा तो आपका आंसर बन के आएगा। 4 से काटेंगे तो 28 दूना 56 दूना 112, ये हो जाएगा 25। गुना करिएगा तो 56/25x बराबर, इसको जोड़िएगा तो 11/11/22/10x, जोड़ करिएगा 64, 2 से काटिएगा तो 11, 2 से काटिएगा तो 5, घटाइए इसको तो 56/25x माइनस 11/5x का मान 64 है। इसी को सॉल्व करिएगा तो नीचे 25 आएगा, इसको लिखिएगा 56x माइनस 55x हो जाएगा, का मान लिखिएगा 64, x का मान लिखिएगा 64 गुना 25, 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 150, 25 चौका 100 का 0 10, 150 1600 रुपया लिखिएगा आप यहाँ पे सीपी। एक्स का मान जो एक्स माने थे ना, इसका मान निकल के आया 1600 रुपया, मतलब सीपी हमारा कितना है 1600 रुपया, बताइएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपका डिटेल्स मेथड है, समझ में आ गया होगा कि शुरुआत में अगर सीपी को हम लोग एक्स एक्स मान लेते हैं तो 10% के हिसाब से सेलिंग प्राइस 11/10x बन के आएगा। दूसरा सेलिंग प्राइस बोला पहला से 64 रुपया ज्यादा लिख दिया। ओवरऑल बोला है 12% का प्रॉफिट, मतलब एक्स और एक्स सीपी, तो 2x का लाया ओवरऑल टोटल सीपी। 2x का 112% बराबर 11/10x जोड़ 11/10x जोड़ 64, सॉल्व करके लाएंगे x का मान 1600 निकल के आएगा। ठीक है, तो डिटेल्स आपका यही था, बाकी शॉर्ट में कैसे बनाएंगे उसको समझ लीजिए। आप सोचिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो वस्तु में पहला को बेचते हैं 10% के प्रॉफिट पर, पहला को बेचते हैं 10% के प्रॉफिट पर, दूसरा को 64 रुपया ज्यादा में बेचेंगे। तो ठीक है, मान लेते हैं x% के प्रॉफिट पर इसको बेचते हैं और ओवरऑल आप बोल दिए कि 12% का हमको प्रॉफिट हो गया। तो अंतर खोजिए नहीं, इसको तो बोलते हैं मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू एक से बड़ा होता है, दूसरा से छोटा होता है। तो 10 और 12 में 12 बड़ा है, 10 छोटा, मतलब यहाँ पर तो 2 का अंतर आएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें 10 12 में 12 बड़ा है, तो x और 12 में x बड़ा होगा, मतलब x माइनस 12 आपको लिखना होगा, x माइनस 12 लिखना होगा। और क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों का सीपी बराबर है, तो जैसे ही सीपी बराबर है इसका मतलब ये दोनों आइटम तो बराबर हो जाएगा। डिफरेंस जो बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा
कि x माइनस 12 का वैल्यू 2 के बराबर है, तो x का मान क्या लिखिएगा, 12 में 2 जोड़ के 14 बोल दीजिएगा। मतलब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो दिख रहा है वो 14% का दिखेगा। ठीक है, तो पहला में तो आपको बोल दिया कि 10% के प्रॉफिट पर सामान बेचते हैं, और दूसरा में बोल दिया कि 14% के प्रॉफिट में सामान बेचते हैं। तो दोनों परसेंटेज में कितने का अंतर, 10 और 14 के बीच तो 4%। सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर, 4% का। ये प्रॉफिट परसेंट दिख रहा है, तो सेलिंग प्राइस इसको लिखिएगा 110%, इसको लिखिएगा 114%। तो 4% का तो अंतर दिख रहा है ना भाई। तो 4% का मान जब 64 रुपया के बराबर लिखिएगा, तब तो सीधा वैल्यू क्या होगा कि जब 4% का वैल्यू 64 के बराबर, तो सीपी तो हमेशा 100% होता है। 100% का मान कितने बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4% का मान 64 के बराबर, तो 100% का मान किसके बराबर, 16 चौका 64। तो इसमें भी 16 से गुना कर दीजिए, 1600 आंसर पकड़ा दीजिएगा। बस यही हमारा सीपी था, 1600 रुपया। 4 नंबर ऑप्शन समझ में तो आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 68 नंबर देखिए। The ratio of the speed of a boat in still water to the speed of the current is 5:1. The ratio of the time taken by the boat to cover d kilometer downstream to the time taken by the boat to cover d minus 35 kilometer upstream is 3:2. Find the value of d. तो सोचिए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का रेशियो में है 5 रेशियो, और स्पीड ऑफ करंट का है 1 रेशियो। मतलब डाउन स्ट्रीम रेट कितना होगा, तो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट होता है, मतलब लिखिएगा 6 रेशियो। एंड अप स्ट्रीम रेट का मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो ये 5 घटाओ 1 बराबर बोलेंगे 4 रेशियो में। यहाँ तक तो ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखिए। तो आप बोले कि द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर, तो टाइम बराबर तो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टू द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डी माइनस 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 3:2। तो सोचिए कि डाउन स्ट्रीम में टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होगा, तो डी किलोमीटर का जाने में डिस्टेंस बाय स्पीड कितना, तो डाउन स्ट्रीम रेट हमारा 6 r हो जाएगा, 6 रेशियो। और फिर क्या होगा, डी माइनस 35 ये डिस्टेंस कहलाएगा, और स्पीड इसका हो जाएगा अप स्ट्रीम में 4 रेशियो। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3:2, मतलब 3/2। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या क्या लिखाएगा, सोचिए। d/6r इंटू 4 रेशियो 4r डी माइनस 35 का वैल्यू लिखिएगा 3/2। अब यहीं से काटिए ना, 8 से तो r कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिया 6 लिखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 4d बराबर 4d बराबर 3 तिया 9d माइनस 35 गुना 9 करिएगा 315 हो जाएगा। यहीं से लिखिएगा 9d माइनस 4d बराबर 415 के बराबर। इसी को लिखिएगा 5d का वैल्यू 400, सॉरी 315 था ना, हो 315 के बराबर। तो 5d का मान बोलिएगा 315, इसीलिए d का मान बोलिएगा 63 के बराबर, 63 किलोमीटर। यही आपका आंसर, 63 दिया हुआ है तो लगा दीजिएगा आंसर, d का वैल्यू। सिंपल है कि जब 5 रेशियो बोल दिए हैं बोट का स्पीड, 1 किलोमीटर है करंट का स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम रेट में दोनों को जोड़कर बोलना होगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम घटा के बोलेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो भाई d/6, डी माइनस 35 किलो अप स्ट्रीम, तो डी बाई माइनस 35/4,
का रेशियो 3/2 सॉल्व कर दीजिएगा, डी का मान 63 किलोमीटर निकल जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 नंबर। ए कंटेनर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 20%. 50% of the mixture is taken out, in which water is 60 liter less than milk. Find the remaining quantity of milk in that container. क्वेश्चन में दिया कि एक कंटेनर कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 20%। मतलब सोचिए वाटर इज टू मिल्क का रेशियो में 20% अगर वाटर है तो 80% मिल्क कहलाएगा, मतलब 1:4 का रेशियो। अब यहाँ से समझने का केस क्या है कि जब 1:4 का रेशियो दिया है ना, तो इसमें को देखिए तो यहाँ पे 1:4 का रेशियो क्वेश्चन में कि 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। तो जब 50% मिक्सचर निकालिएगा तो इसमें से जितना रेशियो में दिया रहेगा ना, अब 50% निकालिए चाहे 60%, जितना भी निकालेंगे तो निकालने के बाद भी रेशियो रहेगा 1:4 का ही, समझ गए। ओरिजिनली अगर 1:4 का है तो निकालने के बाद भी रेशियो रहेगा 1:4, जो निकलेगा वो भी 1:4 के ही रेशियो में निकलता है। तो बस यहीं से काम ये सोचिए कि जब 50% निकाल देंगे तो जो बचेगा वो भी 1:4 का रेशियो में ही रहेगा। और यहाँ पर बोला कि 50% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, इन विच अब ये निकाल लिए हम लोग 50% मिक्सचर, तो निकालने के बाद भी 1:4 का रेशियो में ही बचेगा वाटर और मिल्क। तो वाटर इज 60 लीटर लेस देन मिल्क, मतलब ये रेशियो के हिसाब से देखिए ना, 1 और 4 में कितने का अंतर, वाटर 1 पार्ट है, मिल्क है 4 पार्ट, तो 3 रेशियो का अंतर आएगा। 3 रेशियो का मान आप बोले 60 लीटर के बराबर, तो 1 रेशियो का मान होगा 20 लीटर के बराबर, 20 लीटर के बराबर। तो हमसे पूछा फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दैट कंटेनर। इसमें मिल्क कितना है, तो मिल्क है तो 4 रेशियो में पड़ा हुआ, तो 1 रेशियो का मान 20, तो इसीलिए 4 रेशियो का मान कितना बोलिएगा, तो 4 रेशियो का मान 20 के 80 लीटर बोल दीजिएगा। बस यही आपका आंसर बन के आएगा सीधा। ध्यान रखिए कि जो ओरिजिनल मिक्सचर होता है ना, ओरिजिनली मिल्क और वाटर अगर है 1:4 के रेशियो में, तो इसका 50% निकालिएगा, 60% जो भी निकालिएगा ना, तो टेकन आउट क्वांटिटी में भी मिल्क इज टू वाटर 1:4 ही रहेगा। और जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी, उसमें भी मिल्क इज टू वाटर 1:4 का ही रेशियो में रहता है, ध्यान रखिएगा। मन में आएगा ऐसा कैसे होता है, तब ये रेशियो वाला केस में डिटेल्स पढ़े थे हम लोग, फिर भी समझ लीजिए एक बार, ज्यादा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये ओरिजिनल क्वांटिटी हम बोले, प्रारंभिक मात्रा ओरिजिनल क्वांटिटी में मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 1:4, ठीक है। अभी हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पर है 4 1 5, मतलब 25 लीटर मान लीजिए टोटल है पानी, पानी और दूध का मिक्सचर है टोटल 25 लीटर। तो इसमें पूछेंगे मिल्क कितना, तो आप क्या बोलिएगा, कुल मिला के 4 1 5, तो 5 रेशियो का मान अगर 25 लीटर है तो 1 रेशियो का मान तो लिखिएगा ना 5 लीटर भाई। इसका मतलब क्या बोलिएगा कि मिल्क हमारा है 5 लीटर, 1 रेशियो मिल्क है कितना बोलिएगा, 1 रेशियो का मतलब है 5 लीटर, और वाटर कितना, तब बोलिएगा है वाटर 4 रेशियो 4 पंचे 20 लीटर। कुल मिला के टोटल 25 लीटर बोल रहे हैं ना, टोटल 25 लीटर बोल रहे हैं हम लोग। अब इसमें से हम बोल दिए कि हम 15 लीटर बाहर निकाल दिए, 15 लीटर मिक्सचर, 15 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, इज टेकन आउट। जब 15 लीटर मिक्सचर निकाले तो बाकी बचेगा कितना, यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, 25 में से 15 निकल गया तो 10 लीटर बोलिएगा ना भाई। अब देखिए जरा कि आपसे हम यहाँ पर ये दिखा देते हैं कि 15 लीटर में कितना मिल्क है कितना वाटर है, तो मिल्क इज टू वाटर, तो रेशियो क्या हो जाएगा 15 वाले केस में,
कि 15 वाले केस में यहाँ पर मिल्क कितना वाटर कितना, तो रेशियो 1:4 में ही बोला कि निकल रहता है 1:4 में। तो 4 और 1 5 रेशियो, तो 5 रेशियो का मान अगर ये 15 लीटर है तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 3 लीटर। मतलब मिल्क आप कहिएगा 3 लीटर है और वाटर कितना होगा, तो वाटर बोल दीजिएगा 3 चौका 12 लीटर। तो समझ में आया। अब सोचिए ओरिजिनली मिल्क था हमारा 5 लीटर और इसमें है 3 लीटर, तो यहाँ पर मिल्क कितना बच जाएगा, यहाँ पर 5 में से 3 निकल गया तो 2 लीटर बोलिएगा मिल्क, और वाटर कितना बोलिएगा, टोटल है 20 लीटर और यहाँ पर है 12, तो ये हो जाएगा 8 लीटर। तो पूछेंगे मिल्क इज टू वाटर का रेशियो कितना, तो लिखना होगा ना 2/8 का मतलब 1:4। एक बार जरा चेक कर लेते, ये तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से घटा के निकाल दिए आंसर। और अगर ये अब हमको नहीं मालूम तो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर 10 लीटर है बचा हुआ और 10 लीटर बोलते हैं कि नहीं ठीक है 1:4 का रेशियो, तो 5 रेशियो का मान लिखते 10, तो 1 रेशियो का मान लिखना होता 2 लीटर। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 2 लीटर और ये हो जाएगा 4 दूना 8 लीटर। कुल मिला के 10 लीटर दिख गया है यहाँ पर ना, 10 लीटर यहाँ पर, 15 लीटर यहाँ पर, तो ये 15 10 मिला के 25 लीटर दिख रहा है। यही कहानी इसका बनता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 50% निकाल लिए, तो 50% निकाले तो जो बचा 50% बचा है 1:4 का ही रेशियो रहेगा। 3 लीटर का 3 रेशियो का अंतर है 7 लीटर के बराबर, 1 रेशियो 20 के बराबर, 4 का मान 80 के बराबर, वही आपका आंसर कहलाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The perimeter of a triangle is equal to the perimeter of a rectangle. The length of the rectangle is 75% of the side of a square, and the ratio of the length to the breadth of a rectangle is 3:2. If the difference between the perimeter of a square and that of a rectangle is 36 centimeter, then find the perimeter of the triangle. अब क्वेश्चन में देखिए 3 आइटम दिया हुआ, एक तरफ ट्रायंगल दिया हुआ, the perimeter of a triangle is equal to the perimeter of a rectangle, और ये रेक्टेंगल दे दिया और यहाँ पर फिर स्क्वायर दिया। अब समझिए ध्यान से, द पेरीमीटर, अब इस दोनों का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है। इस दोनों का पेरीमीटर बोल दिया बराबर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का बोल दिया बराबर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 75% ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। Length of the rectangle is 75% side of the square, and the ratio of the length to the breadth of a rectangle is 3:2। अच्छा, तो लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ को अगर बोल देते हैं 3x और इसको बोल देते हैं 2x, तो आपसे बोला कि ये 75% इसके साइड का है, मतलब 75% का वैल्यू अगर 3x के बराबर है तो 100% का मान किसके बराबर होगा, तो 75% का मतलब 3/4, तो 3 का मान 3, 4 का मतलब 4, 100% का वैल्यू 4x निकल के आ रहा है। सॉल्व भी करिएगा तो 75% का वैल्यू 3x, तो 1% का वैल्यू 3x/75 लिखिएगा, 100% का मतलब गुना 100 करिएगा, 3 से काटेंगे तो 25 से कटेगा, 25 से काटिएगा तो 4, ये 4x बन के आएगा। मतलब किसका वैल्यू 4x के बराबर, तो लिखिएगा इसका साइड है 4x के बराबर, ठीक है। और आप बोले कि डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड दैट ऑफ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 चौका 16 है स्क्वायर, अब माइनस इसका कितना, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, सॉरी इसका देखिए ये 4x इन 4x 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 और 4x, सम ऑफ साइड्स को पेरीमीटर बोलते हैं, भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं, तो ये 16x हो जाएगा और माइनस 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x,
तो 5 दूना 10x इसका बोलिएगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो 10x 16x घटाओ 10x का मान 36 सेंटीमीटर के बराबर, 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से लिखिएगा 6x का मान 36 सेंटीमीटर, तो x का मान किसके बराबर लिखिएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से सोचिए कि इसको लिखिएगा क्षेत्रीय 18 सेंटीमीटर और ये होगा 6 गुना 12 सेंटीमीटर। और आपसे बोला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताइए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तक तो यहाँ से बन के आएगा सीधा कि इसका 18 12 30, तो 30 दूना 60 बोल दीजिएगा। तो जो पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का वही तो पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का, तो ये भी तो 60 ही कहलाएगा, मतलब 60 सेंटीमीटर इसको ही बोल दीजिएगा आंसर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, तो रेक्टेंगल तो 3 2 5 दूना 10 है, 10 के 60 बोल देते हैं आंसर। इसीलिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और ये बराबर किसके, तो बोल देते हैं 10x के बराबर, 10 इंटू 6 बराबर 60 सेंटीमीटर आंसर। बस खत्म कहानी, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से ये दिया हुआ है पाई चार्ट आपका डीआई में 71 to 75 में क्या दिया हुआ कि द बार ग्राफ गिवन below shows the number of packets of flour sold by 5 stores A B C D E of two types। एक तो मल्टीग्रेन दूसरा होल व्हीट बोला, मतलब पूरा गेहूं ही है, दूसरा बोला मल्टीग्रेन, मतलब सब अनाज का मिश्रण है उसमें, दैट इज मल्टीग्रेन एंड होल व्हीट। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन कितना कितना बिका है इसको यहाँ से शो किया। 71 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ, ध्यान से समझिए। 71 क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय स्टोर सी is approximately what percent more or less than the number of packets sold by E। The total number of packets sold by store C, तो स्टोर सी से कुल कितना बिका, तो 80 और 70 मिला के सी में 150, और ई में कितना बिका, ई में कितना बिका, तो ई में बिकेगा 8 6 14 145। मतलब क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट परसेंटेज लेस और मोर देन, मोर और लेस देन, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या लिखेंगे सोचिए, 150 था और 145 हो गया, मतलब 5 का कमी है। द टोटल नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय सी, मतलब 150 इज मोर देन 145 बाई 5। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज मोड वाला केस कितना, तो 5 ज्यादा है किसके तुलना में, 145 के तुलना में, गुना 100 कर दीजिएगा, परसेंटेज लगाइएगा, इसी को काटिएगा तो 5 से कटेगा, तो 5 से 29 से कटेगा, और 29 से 100 में भाग दीजिएगा ना, तो 29 तिया 87 बच के आएगा 13, पॉइंट लगाइएगा 0, तो 3 पॉइंट मतलब ये 5 दे रखा है, पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा 3.5% मोर, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मल्टीग्रेन फ्लोर सोल्ड बाय स्टोर ए एंड डी टुगेदर। तो ए एंड डी टुगेदर में मल्टीग्रेन बोला, मल्टीग्रेन एंड टू द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ होल व्हीट, वेल व्हीट किसका है, तो ए एंड ई टुगेदर, ये पूछ सोचिए क्या लिखिएगा। ए एंड डी में मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन है ब्लैक वाला, तो 95 और 50 इसको जोड़िए, 95 50 मिला के 9 5 14 145, और ए और ई में व्हीट, व्हीट है व्हाइट वाला, ए 45 और 50, तो ये हो जाएगा 105, लिखिएगा 105। तो 5 से काटिएगा तो 29, 5 से काटिएगा तो 21, 29:21 तीसरा नंबर ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, 29:21, 29:21। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता है।
73. The number of multi-grain flour packets sold by store A and B together. मल्टीग्रेन ए और बी, तो 95 में 65 जोड़िएगा तो 9 6 15 160. Is what percentage more or less than the number of whole wheat flour packets sold by C and D together? तो 80 और 40 120. कितना ज्यादा है परसेंटेज मोर? बोलिएगा 40 ज्यादा है, किसके तुलना में? 120 के तुलना में. 40/120 गुना 100%. इसी को उड़ाइएगा तो 40 दिया 120, 100/3%. ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर. नेक्स्ट सॉरी, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन फ्लोर पैकेट सोल्ड बाय अनदर स्टोर एफ. ए बी सी डी ई तक दिया है, एफ के बारे में बोला. मल्टीग्रेन एफ के बारे में क्या दिया? इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन फ्लोर पैकेट सोल्ड बाय स्टोर सी एंड डी. सी एंड डी, तो सी का है मल्टीग्रेन कितना? 70 और डी का है 50. 70 50 120 का मतलब है 60. C and D and the number of whole wheat packets sold by F. Well, wheat F is the average of the number of whole wheat packets sold by store A and B. A and B, तो 45 और 85, 8 4 12 130 का आधा 65. ठीक है, यहाँ तो ठीक है. अब इफ स्टोर बी सोल्ड each packet at 250 and store F sold each packet 10% more than by B, तो 250 में 10% ज्यादा करके बेचा, तो 250 में 10% ज्यादा दाम, तो इसका सोचिए ना कि इसीलिए टोटल अमाउंट अर्न बाय, टोटल अमाउंट अर्न बाय एफ कितना हो जाएगा? तो कुल मिला के 125 किलो तो है, और ये बोला है 250 रुपये किलो बेचेगा, और इससे 10% ज्यादा, मतलब 110/100 में इसको बेचना होगा. इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल. 125 पंचे 625 पंचे 3125, और गुना 11 करिएगा तो 11 से गुना तो 5 लिखिएगा, 5 2 7 लिखिएगा, 2 1 3 लिखिएगा, 3 1 4 लिखिएगा, 3 का 3 लिखिएगा. 34375 है ऑप्शन. 34375 पहला नंबर आंसर लगाइएगा. बस यही आपका आंसर बन के आएगा. समझ तो आ ही गया होगा. मल्टीग्रेन में बोला है तो सबका एवरेज, सी और डी का एवरेज, और वेल सी और डी का एवरेज बोला है मल्टीग्रेन, और इसमें बोला है ए और बी का एवरेज, बस वही निकाल दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 इसका लास्ट में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स सोल्ड बाय ऑल स्टोर्स टुगेदर एंड द नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट्स सोल्ड बाय ऑल स्टोर्स टुगेदर. मतलब आपसे बोला कि मल्टीग्रेन और होल व्हीट में टोटल कितने का अंतर है, तो घटा दीजिए ना. 95 में से 45 घटाएंगे तो लिखिएगा 50, फिर प्लस ये 65 घटाओ 85 करेंगे तो -20, ये आएगा -20, फिर 70 घटाओ 80 मतलब लिखिएगा -10, फिर 50 घटाओ 40 लिखिएगा +10, फिर 85 घटाओ 60 लिखिएगा +25. तो यही तो डिफरेंस बन के आएगा भाई. तो डिफरेंस बराबर तो क्या लिख रहे थे? 50 -20 -10 जोड़ 10 जोड़ 25, तो ये और ये कैंसिल. 50 में से 20 जाएगा तो 30, 30 और 25 मिला के 55 बोलिएगा. यही 55 का अंतर आएगा दूसरा नंबर में. यही आपका आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 76 नंबर. A invested rupees X in a scheme. After 6 months, B joined with rupees 3,000 more than what A invested. After an year, the ratio of profit of B to the profit to the total profit was 2:5.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी दो आदमी है। ए लगाता है, ए इन्वेस्टेड एक्स इन ए स्कीम आफ्टर 6 months बी ज्वाइंट। तो एक्स का पैसा लगता है कितना दिन तक, इसको समझेंगे बाद में। बी लगाता है, बी ज्वाइन 3,000 मोर, एक्स प्लस 3,000 रुपया लगाकर, ठीक है, 6 महीना के बाद ज्वाइन करता है। और लाभ का है आफ्टर एन ईयर, लाभ का बंटवारा 1 साल के बाद। मतलब इसका पैसा 6 महीना तक, तो इसका पैसा 12 महीना तक। टोटल प्रॉफिट दिया है, बी का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ बी इज टू टोटल, तो ये दिया है 2:5। इसका मतलब बी का पार्ट अगर 2 है तो ए का पार्ट 3 रहा होगा, तब तो दोनों मिला के 5 बोल दिया। अब यहीं से काट दीजिए, 6 × 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का प्रॉफिट है 2x और बी का है x प्लस 3,000। ये वैल्यू किसके बराबर, तो ए का मान है 3 और बी का मान है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x बराबर लिखिएगा 3x प्लस 9,000। इसीलिए x का वैल्यू लिखिएगा 9,000 के बराबर। यही आपका आंसर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्या है कि 1,200 रुपीज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम ए एट R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अनदर अमाउंट 1,200 माइनस एक्स इज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम बी एट 2R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 4 years the interest earned from scheme A is 1.5 of than that from scheme B. Find the value of x। मतलब 4 साल के बाद आपसे कहा कि 1,200 रुपया को स्कीम ए पर लगाए 4% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर। फिर 1,200 में से ₹1 कम करके लगा दिए 2% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर। 4 साल के बाद जो प्रॉफिट अर्न हुआ है स्कीम ए पर, वह बी का 1.5 गुना है, मतलब 3/2 टाइम्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। तो हम लोग जानते क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या हुआ। तो लिखिए 1,200 रुपये का प्रिंसिपल, R% का ब्याज, तो R गुना 4 साल के लिए, ठीक है। तो R% ही डायरेक्ट बोल देते हैं, R%, नीचे 100 से बच जाएंगे। फिर दूसरा ए का तो ये कहानी हुआ, और बी का कहानी हुआ कि 1,200 माइनस एक्स गुना 2R% और गुना 4 साल। तो ए बाई बी, तो आप बोले कि 4 साल का प्रॉफिट अर्न ए इज 1.5 ऑफ देन दैट ऑफ बी। बी से 3/2, मतलब 3/2 का रेशियो पकड़ के आएगा। इसी को सॉल्व करिएगा ना, तो ये R% से R% कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इसका 2 से ये 2 कैंसिल। अब आगे 3 से काटिएगा तो ये 400 से कटेगा। इसको लिखिएगा आप, 1,200 माइनस एक्स का वैल्यू 400 के बराबर। तो इसीलिए एक्स का मान 1,200 माइनस 400, 1,200 माइनस 400 बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा 800 के बराबर। एक्स का वैल्यू पूछा था, लिखिएगा 800 के बराबर। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था यही कि आफ्टर 4 years द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए, मतलब स्कीम ए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए इज 1/5 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय बी। तो यही आप लिखना चाह रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए बाय सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी बराबर 1.5। तो इसी को लिख रहे थे ना, पॉइंट हटाइएगा तो 0 आएगा, 5 से काटिएगा तो 3/2 लिखिएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिखे थे यहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो टाइम 100 नहीं लिखे थे, परसेंटेज में ही छोड़ दिए थे, इसीलिए काम यही हुआ था। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, डायरेक्ट बना दिया गया है।
इसमें चाहते तो और हम लोग इतना कुछ लिखते भी नहीं, यहाँ पर सीधे 1200 1200 लिख देते, नीचे 1200 माइनस एक्स, और ये खाली 2 लिखा था, यहाँ पर 3/2 लिख के काम कर लेते बस। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में दिया हुआ कि 40 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 48 दिन, 64 men started the same work and worked for x days. After x days 32 men increased. Now the remaining work is completed in 50/3 more days. Find the value of x. तो आप जानते हैं ना कि m1 d1 बराबर m2 d2, इसी से काम कर सकते थे। 40 आदमी किसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। आप बोले कि 64 आदमी काम शुरू किया, वर्ड फॉर एक्स दिन तक काम किया, और आफ्टर एक्स डेज 32 मैन इंक्रीज, मतलब 64 में 32 बढ़ा देंगे तो 96 आदमी हो जाएगा। नाउ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन 50/3 मोर डेज, मतलब इसको 50/3 दिन और लग गया। सॉल्व इसी को कर दीजिए ना, कितना होगा? 96 3 से काटिएगा तो 32, मतलब इसको लिखिएगा 48 दूना 96 दूना 192, 1920 बराबर 64x प्लस 32 पंचे 1600। यहाँ से लिखिएगा आप 64x बराबर 1920 में से घटाइएगा 1600 ना, तो 320 बन के आएगा। x का मान लिखिएगा 5, 320/64 बराबर 5 लिखिएगा, यही x का वैल्यू 5 बन के आएगा तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर में कि द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, सिलेंडर वाला केस इस टाइप का, ठीक है। बेस मतलब ये सर्किल का 2πr, पेरीमीटर 2πr, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज बेस। तो 2πr का मान दिया है 44 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना। 44 2πr 2 22/7, 7 चल जाएगा ऊपर, तो इसको काटिएगा तो 22 दूना 44 से ये कैंसिल, आर का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, एंड हाइट दिया है 0.02 मीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर, यही ना बोलिएगा। तो ऑल्सो वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 7×7 = 49, और एच का मान 2 दिया हुआ, तो 7 से काटिएगा तो 7×7 = 49, तो 22×7 = 154, 154 दूना 308 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आंसर, दूसरा नंबर 308। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर में कि ये 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन पी पासेस ए पोल इन 12.5 सेकेंड। Train P passed another train Q traveling in a direction opposite that of P in 60/7 seconds. If the length of train Q is 275 meter, then in what time will train Q pass train P when they both run in the same direction? क्वेश्चन सोचिएगा कि 125 मीटर लंबी ट्रेन P है, तो और यहाँ पर Q का लंबाई 275 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर बोला कि ट्रेन P किसी पोल को 12.5 सेकंड में पार करती है, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन P, ये तो फाइंड कर लेंगे ना कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस है 125 मीटर और टाइम दिया है 12.5 सेकेंड, मतलब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन P निकल के आया, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला क्या कि ट्रेन P पास्ड अनदर ट्रेन Q, P ना Q को पास करता है अपोजिट डायरेक्शन में 60/7, तो टाइम बराबर होता है, टाइम का मतलब 60/7 सेकेंड, टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, तो 125 मीटर है P का लंबाई और 275 मीटर है Q का लंबाई, यहाँ पर 275, यहाँ पर 125, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 125 और 275। अच्छा, ट्रेन P पासेस अनदर ट्रेन Q, तो P का स्पीड तो निकला है 10 और Q का स्पीड कितना तो नहीं पता, तो ये तो x मान लेते हैं। स्पीड ऑफ Q
स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू, इसको मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकंड। तब ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, 60 से 10 में गुना, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 400 बटा 10 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, चाहे इसको काटने का मन तो काट सकते हैं, 20 से काटेंगे तो 3, 20 या 60, और 20 से काटेंगे तो 20 20 से 400, तो लिखिएगा 30 प्लस 3x का मान 140। आप लिखिएगा 3x बराबर 140 माइनस 30 बराबर 110। इसका मतलब x का वैल्यू कितना, तो लिखिएगा 110 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। समझ गया ना? तो क्वेश्चन में दिया है कि देन इन व्हाट टाइम विल ट्रेन क्यू पास ट्रेन पी व्हेन दे बोथ रन इन द सेम डायरेक्शन। तो अब ऑल्सो सोचिए कि जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो टाइम बराबर क्या है, तो भाई डिस्टेंस बाय स्पीड लिखते हैं। तो टाइम बराबर तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम पूछा ही, डिस्टेंस क्या होगा, तो दोनों के लंबाइयों का जोड़, मतलब 125 में 275 जोड़ेंगे तो 400 कहलाएगा। और स्पीड क्या होगा, तो सेम डायरेक्शन में तब तो माइनस करना पड़ेगा। तो Q को बोला P से पास करने, तो Q का मान कितना है 110 बटा 3, और P का मान आपका कितना आया था, P का मान 10 आया हुआ था। इसी को सॉल्व कर दीजिए, तब कितना लिखिएगा, लिखिएगा 400 बटा, और 110 माइनस 30, 110 में से 30 जाएगा तो 80 बटा 3, मतलब 3 चल जाएगा ऊपर, 80 पंचे 400, 5 दिया 15 सेकेंड में ये पार कर जाएगा। 15 सेकेंड में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अभी मेरे क्लास का टाइम हो गया है, अभी आप ये जितना क्वेश्चन पढ़े हैं एक बार सबको देख लीजिए, बाकी फिर हम इसको आज क्लियर कर देते हैं। ये जितना पढ़े हैं 66 नंबर से 80 नंबर तक, इसको कर लीजिएगा, बाकी फिर हम लोग आज ही डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू।